हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर इतिहास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन सभी टॉपिकों को लेकर अक्सर वीडियो अपलोड किया जाता है, जिनमें हम उन टॉपिकों को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से या कीवर्ड के माध्यम से उन टॉपिकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में कई सारे वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि आप सभी को पता है, हाल ही में बिहार बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है 2023 में, इसी मंथ में, तो उसके अंदर जो इतिहास के जो प्रश्न आए हैं उनको हम देखने वाले हैं, जिससे हमको हमारे एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो पता चलता है। इसके अलावा किस टाइप के कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। ख़ास करके एनटी यूजीसी नेट के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने के मिल सकते हैं, इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा इन सब क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सभी एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर कभी कभी तो ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो बिहार पीसीएस का जो पीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर कौन कौन से इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलते हैं हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको इतिहास से रिलेटेड काफ़ी अच्छा और काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों, स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के हमारे जो टॉपिक है वीडियो का, उसमें हम बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के अंदर जो 2023 के अंदर हमारा एग्ज़ाम हुआ है अभी 2 या 3 दिन पहले, उस एग्ज़ाम में इतिहास से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आया है और किस तरीके का लेवल था एग्ज़ाम का, ये भी हमको पता चलेगा। और एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न क्या है ये भी हमको पता चलेगा। तो हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर आगे। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा आपको जूमिंग करके देखना पड़ेगा और थोड़ा पीपीटी का थोड़ा मसला है इसमें। आपको बस जो भी हम बोले वो आपको सुन के आपको समझना है। अगर आपको वीडियो अगर क्लियर ना आए तो आपका क्वालिटी बढ़ा लेना है, तो जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखने को मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों, यहाँ पे जो भारत और पाकिस्तान के जो बंटवारा हुआ था 1947 के अंदर, तो सीमा आयोग बना था। तो उस सीमा आयोग की अध्यक्षता या सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया था, यहाँ पे सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है। ये कोई अननोन क्वेश्चन नहीं है। वैसे अगर देखा जाए, अगर आपने अगर पढ़ा हो तो ये ईजी है, अगर नहीं पढ़ा हो तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज भी करता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, तो ये सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सिरिल रेडक्लिफ दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एपी मून। तीसरा ऑप्शन है हमारा एवी अलेक्जेंडर। चौथा है यहाँ से उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, ये वाला ऑप्शन जो है बिहार पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसी के अंदर देखने को मिलता है। बाकी किसी भी जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती है वहाँ ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे यहाँ बिहार के अंदर आपको उपरोक्त में से कोई नहीं भी मिलेगा और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक वाला भी मिलेगा। तो इस बार दोस्तों उन्होंने दोनों ऑप्शन दिया है। वैसे हर बार क्या होता था, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो एक ही ऑप्शन दिया जाता था। मगर इस बार उन्होंने उपरोक्त में से एक से अधिक भी दिया है और उपरोक्त में से कोई नहीं भी दिया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के जो बंटवारा हुआ था उसमें जो सीमा आयोग का जो अध्यक्ष बनाया था वो कौन था? तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, यहाँ का जो पहला आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो जो रेडक्लिफ है उसने पहला सीमा आयोग जो बना था, जिसमें एक सीमा आयोग तो
पाकिस्तान का जो हमारा एरिया है बंगाल वाला, उस तरफ का सीमांकन किया था, और दूसरा पंजाब साइड का जो इलाका था वहाँ पे सीमांकन किया था। और दोस्तों सबसे बड़ी ये बात ये है कि ये जो रेडक्लिफ महोदय है, ये सीमा आयोग तो इनके अध्यक्षता में बनाया गया था, मगर ये भारत के अंदर कभी आए नहीं थे। ये जिस टाइम पे भारत के अंदर आए उसी टाइम पे, जैसे कि अगस्त के महीने में 17 अगस्त 1947 को सीमांकन किया गया था पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो दोस्तों ये जुलाई के महीने में आए थे, और जुलाई के महीने में आकर इनको 5 सप्ताह का टास्क दिया था कि 5 सप्ताह के अंदर आपको जो है सीमांकन करना है। कहने का मतलब आपको जो है सीमा बनाना है भारत पाकिस्तान के बीच में, दोनों इलाकों में। एक तो हमारा पूरी बांग्लादेश जो बना है, जिसे पूरी पाकिस्तान बोला जाता था, वहाँ पे बनाना है आपको सीमा। और एक सीमा आपको जो है कश्मीर और राजस्थान और गुजरात होते हुए, पंजाब होते हुए आपको एक ये पश्चिमी पाकिस्तान की बनाना है। तो दोस्तों ये आते हैं और 5 सप्ताह के अंदर अंदर ये थोड़ा बहुत मैप को समझते हैं। ये कोई फील्ड में जाकर नहीं देखते, बस वहाँ पे आपको मैप के थ्रू और ये अपना सीमा डाल देते हैं। तो इस तरीके की सीमांकन ये करते हैं, मतलब इनको कुछ भी नॉलेज नहीं रहता कि ये सीमा जो हम डाल रहे हैं वो किस तरीके से जाएगी, कौन से गांव से जाएगी, किस पर्वत के होती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब इतना देखते हैं, मगर उतना नॉर्मली नहीं देखते कि एक गांव के अंदर एक घर यहाँ है और एक घर यहाँ है, इस तरीके से भी सीमांकन हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब सीमांकन होता है बाद में, जब सीमा डालने जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि एक एक घर के अंदर जो है सीमा डल जाती है, मतलब एक घर के भी 2 हिस्से हो जाते हैं। इस तरीके का सीमांकन किया गया था इन रेडक्लिफ महोदय के द्वारा। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे रेडक्लिफ महोदय, इन्होंने 17 अगस्त 1947 को सीमांकन किया था। कहने का मतलब आज़ादी हमको मिली है 15 अगस्त को, 2 दिन बाद ही जो है सीमांकन कर दिया गया था भारत और पाकिस्तान का। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। दूसरा क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो इसमें पूछा क्या गया है देख लेते हैं पहले हम। किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पे देखने को मिल रही है कि एक तो महलवाड़ी व्यवस्था का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और दूसरा यहाँ पे इन्होंने स्टेट दिया है, वो बंगाल दिया है। तो समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि अगर महलवाड़ी व्यवस्था की अगर आपने क्वेश्चन पूछा है, तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है संयुक्त प्रांत में और दक्षिण प्रांत में, और जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है पंजाब वाला इलाका, वहाँ पे ये लागू हुई थी। और बंगाल के अंदर दोस्तों स्थायी बंदोबस्त लागू हुई थी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसमें हम फिर भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर महलवाड़ी की अगर क्वेश्चन पूछता है तो ओनली महलवाड़ी की बंदोबस्त किसने लागू की थी, तो यहाँ पे आपका होल्ट मैकेंजी हो जाएगा, जिसने 1819 के अंदर जो है इसने महलवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त लागू किया था। और अगर ये क्वेश्चन अगर आपका बंगाल से संबंधित अगर ये पूछते हैं कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो बंगाल के अंदर स्थायी बंदोबस्त लागू किया था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 के अंदर, जिसको हमने वीडियो के अंदर बताया है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे वीडियो बने हुए हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हो, और आपको जो है यहाँ रिजल्ट आपको सामने नज़र आ रहा है कि जो भी वीडियो में हमने जो जो टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे वीडियो के अंदर बताई है, और उसी से जो है ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे लगता है या तो ड्रॉप होगा, या इसमें कोई भी जो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी वो देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में फंसाया गया है, स्थान तो इसमें बंगाल दिया गया है और पूछा है उसमें महलवाड़ी दिया गया है। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अपोजिट है इसमें। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1940 में विनोबा भावे ने, तो दोस्तों आपको थोड़ा जूमिंग करके अच्छे से देख लेना चाहिए, रुक के पुश करके, और फिर भी हम बोल रहे हैं तो बोलने वाली चीज़ को भी आपको सुनना चाहिए। तो 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से, मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था इन्होंने? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केरल से, मतलब ये एक आश्रम का नाम दिया गया है, वलायर आश्रम है, जन पता नहीं कि कौन सा आश्रम है दोस्तों, ये दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा दिया है यहाँ पे खेड़ा ज़िले में नादियाड गुजरात। तीसरा दे दिया गया यहाँ से पवनार आश्रम महाराष्ट्र। चौथा है यहाँ से उपयुक्त में से एक से अधिक, और दूसरा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये पवनार आश्रम महाराष्ट्र में जो है इसका पहले सत्याग्रह विनोबा भावे बने थे, और दूसरे सत्याग्रह जो बने थे वो जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो इस तरीके से दोस्तों ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
और ये जो शुरुआत की गई थी इस सत्याग्रह की, ये द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था और जब कांग्रेस ने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने सभी प्रांतों से 18 महीने सरकार चलने के बाद, तो इन लोगों को जब विरोध करना था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपको जो है यहाँ पे आपको बड़ा विरोध करना चाहिए, बड़ा आंदोलन चलाना चाहिए। तो जो उदारवादी लोग थे कांग्रेस के, उन लोगों ने बोला कि हमको ब्रिटेन जो इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर फंसा हुआ है तो उसको हम इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस वजह से छोटा आंदोलन चलाया जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है और जिसको विनोबा भावे के द्वारा पहला सत्याग्रह बने थे ये, और इन्होंने पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया था। फिर जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बनते हैं दूसरे सत्याग्रही, और ये अपना सत्याग्रह काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस सत्याग्रह के अंदर जुड़ते हैं और गांव-गांव जाकर दोस्तों ये भाषण करते थे और मीटिंग करते थे और वहाँ पे जाके लोगों को जागरूक करते थे। तो ये इस सत्याग्रह के अंदर होता था और कोई ग्रुपबाजी या कोई जुलूस वगैरह नहीं निकाला जाता था, बस गांव-गांव जाकर मीटिंग करना इस सत्याग्रह के अंदर जो है देखने को मिलता था। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार हुआ था दोस्तों, तो इसमें प्रिंटिंग भी मिस्टेक है काफ़ी ज़्यादा, बिहार वालों का पता नहीं किस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन को सेट किया है। तो 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी नेताओं के बारे में बताया गया है यहाँ पे, तेज बहादुर सप्रू, जेकर और चिंतामणि टूट गए। तो मतलब इनका जो रुख था दोस्तों, उदारवादियों का जो रुख था उसको देख के, मतलब जो कांग्रेस का जो रुख था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आई थी उसको देख के तो उनका रुख बदल गया। तो जो उदारवादी नेता थे तेज बहादुर सप्रू, जेकर और चिंतामणि टूट गए जिन्होंने अपना संगठन बना लिया। तो दोस्तों इन लोगों ने अलग होकर कौन सा संगठन बनाया, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे भारत सेवक समाज। तीसरा है यहाँ से स्वराज पार्टी और चौथा वही है उपयुक्त में से एक से अधिक और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन 1927 के अंदर भारत में नियुक्त हुआ था और 1928 के अंदर भारत में आया था, और उसने किस लिए यहाँ पे भारत की यात्रा की थी जिसको हम देख लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन दिया गया है ये एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए आया था। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए आया था। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग का ब्यूरो पर काम करने के लिए आया था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन गलत आएंगे, क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था वो 1919 के अंदर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम, उसकी जांच करने के लिए, मतलब उसने क्या क्या काम किया है, क्या क्या सुधार हुए हैं, इन सब की जांच करने के लिए आया था और उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट बनाकर और इंग्लैंड लेकर जाना था उसे। तो इस वजह से संवैधानिक सुधार के लिए वो आया था। तो दोस्तों इसका जो है एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई। तो ये सारे ऑप्शन जो है गलत है इसमें। और दोस्तों इसमें 7 लोग जो इस समिति के सदस्य थे, जो साइमन कमीशन आया था उस कमीशन में 7 लोग थे, जिसमें लेबर पार्टी का भी था, लिबरल पार्टी के भी थे, और जो जॉन साइमन थे वो लिबरल पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से भी थे। तो इस तरीके से 7 पार्टी से, मतलब 3 पार्टी से 7 मेंबर आए थे, जिसमें 2 लेबर पार्टी से थे, एक लिबरल पार्टी से था और बाकी के जो 4 मेंबर थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और ये सारे लोग अंग्रेज़ थे, इसी वजह से भारतीयों ने इसका खूब सारा विरोध किया था। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन जब मुंबई बंदरगाह पर, मतलब वहाँ पर आया था, तो वहीं पे साइमन गो बैक के नारे लगे। उसके अलावा जगह जगह जो इनकी हड़तालें और विरोध किया गया, इसी विरोध के कारण लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसी से लाठीचार्ज से जो है
उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है साइमन कमीशन का विरोध से जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें गलत है, इसमें से कोई सी भी चीज़ साइमन कमीशन से रिलेट नहीं करती है, क्योंकि साइमन कमीशन जो आया था वो संवैधानिक सुधार के लिए आया था। मतलब उनको संवैधानिक व्यवस्था को देखने के लिए किस तरीके से क्या क्या हुआ है इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर गोलमेज सम्मेलन में इनका विचार विमर्श किया जाता है, उस पर चर्चा की जाती है। वो सारी चीज़ें इसी साइमन कमीशन से जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रायः 9000 वर्ष पूर्व। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, 12,000 इस वर्ष पूर्व। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 6,000 वर्ष पूर्व। तो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, और चौथा पांचवा है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ई होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि भारत में जो लोहे की शुरुआत हुई है वो 1500 BC मतलब 1500 ईस्वी पूर्व, जो वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल की जब शुरुआत होती है, वैदिक काल के अंदर ही लोहे के प्रमाण देखने को मिलते हैं। वैसे तो हमको उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहे का व्यापक प्रयोग देखने को मिल जाता है, मगर लोहे का जो प्रमाण हमको वैदिक काल की शुरुआत में ही देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर 1500 ईस्वी में अगर लोहे का प्रमाण मिल रहा है और 2000 इसमें जोड़ दिया जाए तो 3500 साल पहले लोहे का प्रमाण देखने को मिल जाता है। तो इसमें अगर आपको देखो तो लोहे का प्रमाण 3500 वाला एक भी ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सारे गलत हैं, तो इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन नंबर ई राइट माना जाएगा। इसके बाद देख लें दोस्तों अगला क्वेश्चन। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील में एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई? तो दोस्तों आप देख सकते हो, इसका भी हमने वीडियो बना के डाला था, और वो वीडियो आपको सबने अगर देखा होगा तो आप इसका आंसर चुटकियों में लगा सकते हो। और इसमें हमने सुदर्शन झील में किस किस ने क्या क्या निर्माण करवाया और किसके समय कौन सा जो वहाँ पे उनका प्रांतपति था, इसका भी हमने बताया था, और सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। अभी भी अगर आप देखना चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर सुदर्शन झील से रिलेटेड वीडियो डला हुआ है। तो हमारे वीडियो से अभी 2 से 3 क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं अभी तक। एक तो रैयत वाली जो महालवाड़ी वाला, और दूसरा हमको ये सुदर्शन झील वाला हमको ये वीडियो के अंदर मिल चुका है। मतलब 2 क्वेश्चन हमारे वीडियो से अभी तक आ चुके हैं, जबकि हमने ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं किए हमारे चैनल पर अभी तक। तो देख लेते हैं दोस्तों दूसरी शताब्दी में किसने यहाँ पे सुदर्शन झील का काम करवाया। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, हर्ष। तो दोस्तों ये तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि हर्ष तो हर्षवर्धन के टाइम का था, और ये तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का शासक है। दूसरा हम देख लेते हैं कनिष्क। तो ये कनिष्क की 1ली शताब्दी का शासक है, और ये सुदर्शन झील से इसका कोई नाम नहीं जुड़ा है। तीसरा ऑप्शन बचता है हमारा रुद्रदामन। तो ये हमारा रुद्रदामन हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूँ, रुद्रदामन तो हमारा राइट आंसर हो गया, मगर सुदर्शन झील की जो निर्माण करवाया वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, उसने अपने प्रांतपति था पुष्यगुप्त वैश्य, उसके कहने पर मतलब उसको ऑर्डर दिया कि जाओ वहाँ पे ये गुजरात के अंदर गिरनार वाला जो इलाका था वहाँ पे उन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद होता क्या है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बनता है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद बनता है अशोक। तो अशोक अपने प्रांतपति तुषास्प से बोलता है, तुषास्प से जो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके दादाजी ने, तो उस झील से वो नहरों का निर्माण करवाता है, मतलब उस झील से नहरें निकलवा देता है। फिर होता है क्या दोस्तों, कुछ सालों के बाद जाके रुद्रदामन महोदय आते हैं। तो रुद्रदामन महोदय के समय होता क्या दोस्तों, अत्यधिक बारिश होती है। तो बारिश होने की वजह से जो इस झील के ऊपर जो बांध बना था वो बांध टूट जाता है दोस्तों। तो वो बांध की मरम्मत कौन करवाता है? रुद्रदामन करवाता है। और रुद्रदामन के समय यहाँ का प्रांतपति कौन था दोस्तों? यहाँ का प्रांतपति था, तो इसका जो प्रांतपति होता है सुविशाख, रुद्रदामन का प्रांतपति का नाम था सुविशाख। तो उसको ऑर्डर देके इस झील की मरम्मत करवाता है, और इस बांध को 3 गुना मजबूत कर दिया जाता है। जो बांध टूट गया था, जिस बांध के अंदर दरार पड़ी थी, उस बांध को 3 गुना मजबूत कर दिया जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद होता क्या है, अगला शासक आता है गुप्त काल के अंदर
स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय यह बांध फिर से टूट जाता है। तो स्कंदगुप्त क्या करता है दोस्तों, फिर से अपने प्रांतपति पर्णदत्त को बोलता है, और पर्णदत्त का पुत्र होता है चक्रपालित। तो चक्रपालित कहाँ, गिरनार का जो है पुरपाल होता है, गिरनार का जो नगर का जो प्रमुख होता है पुरपाल, वो होता है चक्रपालित। तो चक्रपालित और पर्णदत्त मिलके फिर से इसका बांध का पुनर्निर्माण करवाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसके साथ 4 शासकों का नाम जुड़ा है और 4 प्रांतपतियों का नाम जुड़ा है। तो किस किस का नाम जुड़ा है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का, और क्या बोलते हैं, रुद्रदामन का और स्कंदगुप्त का। और प्रांतपति कौन कौन है, पहले पुष्यगुप्त वैश्य, दूसरा आ जाता है आपका तुषास्प, तीसरा आ जाता है आपका सुविशाख, और चौथा आ जाता है आपका पर्णदत्त। तो इस तरीके से दोस्तों 4 शासक और 4 प्रांतपतियों के नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसकी पूरी जो संपूर्ण जानकारी इस झील के निर्माण से रिलेटेड किसने क्या क्या करवाया, इसके लिए रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके अंदर ये पूरी जानकारी मिलती है। और दोस्तों एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ लेक है, जिसको अशोक का लेक था, उसी अशोक के लेक के ऊपर रुद्रदामन ने अपना लेख लिखवाया था। और उसी लेक के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम पहली बार एक साथ देखने को मिलता है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ लेक जो है उसी के अंदर, जिसको गिरनार लेक बोला जाता है अशोक का, उसी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम मिलता है। और दोस्तों जब उसमें रुद्रदामन अपना लेख लिखवा देता है तो उसको, उसी लेख को संस्कृत का प्रथम विशुद्ध संस्कृत का लेख माना जाता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख, जिसे चंपू शैली में लिखा गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत विशुद्ध संस्कृत का प्रथम लेख कौन सा है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख है। दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का नाम किस लेख के अंदर मिलता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख या गिरनार लेख के अंदर उन दोनों का नाम मिलता है। और 4 शासकों का नाम जुड़ा है, ये भी हमने बता दिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रुद्रदामन। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा 3 क्वेश्चन यहाँ से अभी तक आपको मिल चुके हैं दोस्तों हमारी वीडियो से। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। तो दोस्तों यहाँ पे जो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है, एक देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर और गढ़वा मंदिर, तो इन दोनों में जो मूर्तियाँ बनी है किस काल की, मतलब किसकी कला, मतलब किस समय काल की जो कला थी उसकी है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, मौर्य कला, दूसरा यहाँ पे गुप्त कला, और तीसरा है राष्ट्रकूट कला। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर कॉमन सेंस भी अगर आप लगाओगे इसमें, तो यहाँ पे आपको इनमें से कोई नहीं, और ये डी वाले क्वेश्चन ऑप्शन तो छोड़ो, इन्हीं को हम आप गेस करके देख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मंदिर की बात हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो सबसे पहले आप कॉमन सेंस की बात लगाओ इसमें, कि मंदिर की बात हो रही, तो मौर्य काल के अंदर आपको मंदिर के अवशेष नज़र आते ही नहीं है, क्योंकि मौर्य काल के अंदर मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ है। मंदिरों का निर्माण जो हुआ है गुप्त काल से शुरुआत होती है इनकी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रकूट वाला देख लेते हैं। तो राष्ट्रकूट कालीन जितने भी मंदिर बने हैं ये सारे साउथ में बने हैं। जो दक्षिण का जो इलाका था दोस्तों, वहाँ पे राष्ट्रकूट शासकों ने मंदिर बनाया। मगर यहाँ पे कहाँ की बात चल रही दोस्तों, उत्तर भारत की बात चल रही, झांसी वाला इलाका और इलाहाबाद वाला इलाका, तो ये दोस्तों उत्तर भारत के अंदर आता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन क्या बचता है आपका, एक ही ऑप्शन बचता है गुप्त काल वाला। तो गुप्त कला से रिलेटेड ये मूर्तियाँ थी, अगर ये याद भी नहीं है तो आप इसको गेस करके ऑप्शन काट के आप आराम से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको 3 युद्ध दिए गए हैं और किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ है इससे संबंधित जानकारी पूछी गई है। तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है ये हमको देखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो सही बात है दोस्तों, 1576 के अंदर जो है ये युद्ध हुआ था हल्दी घाटी के अंदर, जिसमें मान सिंह था सेनापति मुगल की तरफ से और उधर से महाराणा प्रताप सेनापति थे। तो इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ था, ये याद रखना है आपको। दूसरा देख लेते हैं हम, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों ये 1526 में हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। 1526 में जब ये युद्ध हुआ दोस्तों, इसी युद्ध के पश्चात बाबर भारत का शासक बन जाता है, मतलब भारत के जो दिल्ली और आगरा वाला जो इलाका था उस पर उसका नियंत्रण आ जाता है। और फिर उसके बाद 27 में वो खानवा का युद्ध लड़ता है, तो फिर उसके बाद जो है पक्की अपनी सत्ता कर लेता है भारत के अंदर। तो ये वाला भी सही है। तीसरा देख लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो टीपू सुल्तान
और मराठा। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 के अंदर। हेमू और बैरम खां, मतलब मुगल की तरफ से तो बैरम खां लड़ा था, और हेमू लड़ा था सूरवंश की तरफ से, जो सेनापति था उसकी तरफ से हेमू लड़ा था। तो इस युद्ध में दोस्तों, जब ये युद्ध होता है तो ये युद्ध में हेमू के आंख में तीर लग जाता है, और तीर लगने के बाद ही वो अपने हाथी पर से गिर जाता है, और उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है, और इस तरीके से मुगल जो है अपना युद्ध जीत जाते हैं। इसके बाद अकबर दिल्ली का पुनः शासक बन जाता है। मतलब अकबर तो शासक था, मगर दिल्ली के ऊपर उसका अधिकार नहीं था। मगर इस युद्ध के बाद, पानीपत का द्वितीय युद्ध के बाद, दिल्ली का शासक बन जाता है। इसी के बाद दोस्तों एक और पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 के अंदर। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। उस युद्ध में भी मराठा हार जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, तीनों युद्ध के अंदर आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर जीत जाता है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर जीतता है, और पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में यह युद्ध नहीं हुआ था। इसके बाद देख लें दोस्तों अगला क्वेश्चन हम, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था दोस्तों। तो यहाँ पे चौधरी और मुकद्दम के बारे में पूछा गया कि चौधरी और मुकद्दम कहाँ पे मतलब इनकी पोस्टिंग होती थी। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, गांव के सरपंच के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में, या गांव के लेखाकार के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी और ई तो पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो मतलब ये अगर पूछा जाए या हमको डाउट हो तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी है। तो यहाँ का राइट आंसर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, गाँव के सरपंच के रूप में, मतलब गाँव के मुखिया के रूप में थे ये मुकद्दम और चौधरी। या दोस्तों इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व अधिकारी थे। कहने का मतलब ये राजस्व की वसूली करते थे गांव, और गांव मुकद्दम और चौधरी वहाँ रहकर गांव के अंदर। तो ये गांव के सरपंच नहीं आएंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। गांव के लेखाकार नहीं हो, गांव का लेखाकार तो ये पटवारी वगैरह ये लोग देखते थे, गांव का सरपंच वगैरह का तो कोई काम ही नहीं था उस समय। तो ये राजस्व की वसूली करते थे गाँव में रहकर, और यहाँ से राजस्व की वसूली में से अपना एक हिस्सा लेकर, और अपना जो भी ऊपर का अधिकारी था परगना लेवल का, उस अधिकारी के पास जो है ये अपना राजस्व पहुंचा देते थे। इस तरीके से दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तबकात अकबरी में क्या क्वेश्चन है, तकबा तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्थर पूछा है इस बुक का, तबकात अकबरी किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन देख ले दोस्तों, गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम ने कौन सी बुक की रचना की है दोस्तों, हुमायूं। इसके बाद अगला देख लेते हैं दोस्तों, निज़ामुद्दीन अहमद। तीसरा है अब्दुल हमीद लाहौरी। तो अब्दुल हमीद लाहौरी की है दोस्तों बादशाह नामा या पातशाह नामा, इनकी बुक का नाम था। तो बादशाह नामा या पातशाह नामा के नाम से इन्होंने बुक लिखी है, और ये शाहजहाँ के समकालीन थे, और इनको ताजमहल के स्थापत्यकार भी माना जाता है। तो इस बुक का जो तबकात अकबरी का अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। तो निज़ामुद्दीन अहमद जो थे दोस्तों, इन्होंने तबकात अकबरी लिखी थी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख ले दोस्तों अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। मतलब नागलपुरम की स्थापना की थी, किस शासक ने की थी अपनी माँ के नाम पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, और ये तो हमको छोड़ना है दोस्तों, डी तो छोड़ो अभी। पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के जो है अपना माता के नाम पे नागलपुरम की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का थे दोस्तों। तो हरिहर प्रथम पहले शासक बनता है, फिर हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासक बनता है दोस्तों, ये याद रखना है। और ये संगम वंश के शासक थे। संगम वंश के बाद दोस्तों सुलू वंश आता है,
फिर मतलब संगम वंश की जो समाप्ति होती है प्रथम बलाहार के बाद समाप्ति होती है। फिर उसके बाद वापस से इनका हत्या हो जाती है, फिर द्वितीय बलाहार होता है, फिर सुलु वंश आता है। और सुलु वंश के बाद दोस्तों सुलु वंश की समाप्ति होती है द्वितीय बलाहार के बाद। और फिर उसके बाद सुलु के बाद तुलु वंश आता है। तो तुलु वंश में ही जो वीर नरसिंह का पुत्र था दोस्तों कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है विजयनगर के, अगर देखा जाए आपको तो कृष्णदेव राय को आपको पढ़ना है NTA नेट के अंदर, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल अंदर से जाके इन्होंने रिसर्च पेपर से निकाल कर ये क्वेश्चन पूछा है। वैसे अगर देखा जाए तो ये वाला फैक्ट जो है किसी भी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलता है। अगर रिसर्च पेपर या किसी इनकी स्पेशलिस्ट अगर बुक आप पढ़ोगे तब जाके ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों बहुत अच्छा फैक्ट है, क्योंकि इस टाइप के फैक्ट इंसान सभी मतलब जो भी इतिहास के विद्यार्थी है इन सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें नॉलेज रखना चाहिए इन चीज़ों का। तो पहला ऑप्शन देख लें दोस्तों, गांधी जी की जान किसने बचाई थी? मतलब चंपारण सत्याग्रह जो 1917 के अंदर जब गांधी जी 1917 में जब चंपारण जाते हैं तो वहीं पे जो है इनकी को जान से मारने की एक साजिश रची जाती है इरविन के द्वारा। जो वहाँ का एक अधिकारी था वो जो है इनको मारने के लिए इनको दूध में एक जहर मिला के इनको पिलाने का एक प्लानिंग करता है। तो वो कौन करता है वो देख लेते हैं पहले हम। रविंद्र पाठक, दूसरा है यहाँ पे बतक मियाँ, तीसरा है हामिद अंसारी और चौथा है वो डी छोड़ो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बतक मियाँ जो थे दोस्तों, इसका राइट आंसर है। तो बतक मियाँ जो थे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बतक मियाँ ने जो इरविन अधिकारी था उसने बतक मियाँ को दूध में जहर मिलाकर पहुँचाया और बोला कि जाओ गांधी जी को जाको पिला दो। तो दोस्तों गांधी जी को ये पिलाने जाते हैं तो वहाँ पे गांधी जी के साथ में जो राजेंद्र प्रसाद थे उनको कान में जो बतख मियाँ जाकर बोल देते कि इस दूध के अंदर जहर मिलाया हुआ है और मेरे ऊपर प्रेशर है, मुझसे जान से मारने की धमकी वगैरह इस टाइप का इन्होंने बोला कि मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ अंग्रेज़ों ने पहुँचाया है। तो गांधी जी को ये दूध जब पी लिया जाता है तो उससे फिर मतलब दो तरह की कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है कि ये दूध ज़मीन पर डाल दिया जाता है तो जिससे कोई बिल्ली वगैरह आकर पीती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और दूसरी कहानी में ये मिलता है कि गांधी जी दूध पी लेते हैं और फिर उनको पता चलता है तो वो ट्रीटमेंट से सही हो जाते हैं। तो इस तरह की कहानी मिलती है, मगर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बतख मियाँ का हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लें दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1920 के अंदर जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। देख लेते हैं पहला ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह, दूसरा है स्वामी विद्यानंद, तीसरा है राजकुमार शुक्ल और डी वाला ऑप्शन तो वही है, देख ले आप आपके हिसाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विद्यानंद। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो राजकुमार शुक्ल, तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल वो है 1916 के अंदर जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से जाकर इन्होंने चंपारण के बारे में जानकारी दी थी और चंपारण आने का इन्होंने न्योता दिया था। इसी न्योते के बाद दोस्तों गांधी जी चंपारण जाते हैं और चंपारण के जो नील किसान थे उन नील उत्पादन वाले जो किसान थे उनसे जाकर संपर्क करते हैं और उसी द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह वहाँ पे करते हैं और वहाँ पे जाके उनकी 25% जो राशि उनको दिलवा दी जाती है और 3 कटे पद्धति को जो है समाप्त कर दिया जाता है वहाँ पे। इस तरह की चीज़ें जो है राजकुमार शुक्ल के साथ जुड़ी हुई। हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार के लिए किसके दौरान अपनाया गया था? मतलब स्वदेशी और बहिष्कार किस आंदोलन में अपनाया गया? तो यह यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्वदेशी और बहिष्कार देखना है हमको। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं होम रूल आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे साइमन कमीशन भारत आगमन, तीसरा यहाँ पे बंगाल विभाजन और डी वाला वही ऑप्शन है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल विभाजन। तो ये 1905 के अंदर जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी में बायकाट, बहिष्कार और स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी दोस्तों। और 1905 के अंदर
ये आंदोलन हुआ था, जिसे पहले तो ये बंग भंग आंदोलन के नाम से चला था जब बंगाल में चला था। जब पूरे भारत के अंदर जब ये आंदोलन चला तो दोस्तों ये स्वदेशी आंदोलन के नाम से चलने लगा। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी दोस्तों। तो ये आंदोलन 1905 के अंदर हुआ था, जब बंगाल विभाजन कर दिया गया था और लॉर्ड कर्जन के समय यह आंदोलन हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों तो जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन सकते हो, कि कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया। तो कहने का मतलब स्वराज शब्द का जो झंडा था वो किसने फहराया था। 1906 अधिवेशन की बात चल रही है। तो दोस्तों और ये कलकत्ता के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। तो देख लेते हैं पहले, गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब जी के गोखले का मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा यहाँ पे ए ओ ह्यूम। तीसरा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। और डी वाला तो वही ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इन्होंने ही जो इस आंदोलन के अंदर स्वराज का झंडा उठाया था। और इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए हम की अगर बात करें दोस्तों तो इनको कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। 1885 के अंदर ला डफरिन के समय इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे दोस्तों, 1905 के अंदर इन्होंने अध्यक्षता की थी। और 1906 के अंदर ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। और 1907 के अंदर दोस्तों पट्टा भी वो रास बिहारी घोष ने जो है उसकी अध्यक्षता की, जो 1907 के अंदर सूरत के अंदर अधिवेशन हुआ था। और वहीं पे जब कांग्रेस का विभाजन देखने को मिल जाता है आपको, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस टूट जाती है। तो दोस्तों 1906 का जो अधिवेशन हुआ था इसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। तो इस तरीके से आपको जो है 1905 का, 1906 का और 1907 का अधिवेशन आपको याद रखना है दोस्तों। 1907 तक का अधिवेशन किस तरीके से याद रखना है आपको, गदर से याद रखना है दोस्तों। ये 3 साल तक गदर चली थी। तो गदर से किस तरीके से दोस्तों, पहला ऑप्शन 1905 का गा से आपका गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 में जो हुआ दा से आपका दादा भाई नौरोजी, और 7 में आपका ऑप्शन हुआ है 1907 का रास बिहारी घोष। इस तरीके से आपका 3 जो है कांग्रेस के अधिवेशन बैक टू बैक, जिनके अंदर आपको नोक-झोंक देखने को मिलती है, क्योंकि यहीं पे आपको बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की तीखी नोक-झोंक देखने को मिलती है। सबसे पहले 1905 के अंदर मिलती है, फिर वो प्लान करते हैं कि 1906 में जाके करते हैं, फिर 1907 के अंदर तो जो है वो जूता वूता फेंकने का कांड हो जाता है। फिरोज शाह मेहता को जब जूता लगता है तो फिर वो जो है इसका विरोध काफ़ी ज़्यादा होता है। और नरम दल और गरम दल में ये जो कांग्रेस टूट जाती है 1907 सूरत अधिवेशन में। और इसका जो हमारा राइट आंसर है 1906 वाले का दादा भाई नौरोजी है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है ये बताना है दोस्तों। सबसे पहले देख लें दोस्तों, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। तो दोस्तों ये सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। तो BHU में गांधी जी ने पहला अपना भाषण दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन तो सही है, मगर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि गांधी जी की जो गिरफ्तारी हुई थी वो 1922 में हुई थी दोस्तों। 1922 में मार्च के महीने में इनकी गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। 1921 वाला गलत माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही है। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो यहाँ पे देख ले दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पे जमींदार, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे द कामरेड, तीसरा यहाँ पे अल हिलाल, और चौथा और पांचवा वही इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों अगर देखें हम इनके जो पत्रिका थी तो ये अल हिलाल जो है इनकी पत्रिका थी, जो पश्चिम बंगाल से निकाली गई थी, मतलब कलकत्ता से ये पत्रिका निकाली जाती थी। और अबुल कलाम आज़ाद के अगर हम बारे में बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले थे और सबसे युवा अध्यक्ष जो माने जाते हैं, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष यही थे, अबुल कलाम आज़ाद। 1923 के अंदर इन्होंने अध्यक्षता की थी। और जब
साइमन वो कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ये सारे मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह ये सब चल रहा था उस समय। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से लगभग 5 साल तक जो है इन्होंने लगातार अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, और सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ही थे। और जब भारत पाकिस्तान का जब अधिवेशन, बंटवारे होने का जब अधिवेशन हुआ था, तो उस प्रस्ताव का समर्थन भी अबुल कलाम आज़ाद ने ही सबसे पहले किया था। ये आपको याद रख लेना है दोस्तों। जब 1947 के अंदर जब अधिवेशन हुआ था दिल्ली के अंदर, तो भारत विभाजन का प्रस्ताव जब कांग्रेस ने पेश किया, तो उस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस वाला। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो भारत के अंदर 19वीं शताब्दी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना कैसे मतलब भावना पैदा हुई, जिसमें कैसे मदद की इतिहास ने? तो ये यहाँ पे आपको आंसर देखना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह किया करके, मतलब लोगों से आग्रह किया गया ब्रिटिश शासन के तहत जो दयनीय स्थिति हुई उसके बदलने के लिए। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। तो इन्होंने खंडन किया क्या, इस तरीके से पूछा गया। और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी ही माना जाएगा, क्योंकि जब 19वीं शताब्दी के अंदर जब इतिहास लेखन हुआ था, तो भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में उन्होंने अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश किया और लोगों से उसकी उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्होंने गर्व करने का कहा। तो ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक सन्यासी जो फिजी में है, तो ये फिजी मुल्क की बात चल रही है, फिजी जो देश है दोस्तों वहाँ की बात चल रही है। फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद, मतलब एक गिरमिटिया मजदूर जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनकी बात चल रही है दोस्तों, के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था। मतलब ये एक प्रति लेकर आया रामायण की, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, मतलब वहाँ के जो ग्रामीण श्रोता थे उनको सुनाता था। या जिस किसान नेता का जिक्र है वह है, मतलब किसान नेता के बारे में पूछा कि ये सारी चीज़ें किसने की है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बाबा रामचंद, दूसरा यहाँ पे झंगूरी सिंह, तीसरा यदुनंदन शर्मा, और डी वाला ऑप्शन वैसा ही है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबा रामचंद्र जो थे वो फिजी के अंदर रहते थे और वहीं से जब ये आए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख ले दोस्तों। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये तो ये पहला ऑप्शन देख ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है जगजीवन राम, तीसरा है महात्मा गांधी, और डी वाला ऑप्शन वैसे ही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों इस हरिजन संघ के अध्यक्ष कौन थे जो 1932 में बना था, तो घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जो थे इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और 1932 के अंदर हरिजन नाम से जो है इन्होंने संघ बनाया और फिर उसी में जो है हरिजन नाम की एक पत्रिका गांधी जी ने निकाली थी। अगला क्वेश्चन देख लें दोस्तों। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश पीएम जो थे प्रधानमंत्री एटली, लेबर पार्टी का जब चुनाव हुआ 1945 में, तो 1945 में लेबर पार्टी चुनाव जीत कर आई। मतलब एटली से पहले चर्चिल प्रधानमंत्री थे जो लिबरल पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। फिर उसके बाद एटली आते हैं, तो एटली लेबर पार्टी से चुनाव जीत के 1945 में सबसे पहले वो भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करते हैं। तो दोस्तों ये 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा करते हैं। वो बोलते हैं कि कब तक जो है भारत से अपनी सेना को बुला लेंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देख लेते हैं जून 1948, दूसरा यहाँ पे अगस्त 1947, और सी यहाँ पे जनवरी 1948। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
जून 1948 को जो है ये वापस बुलाने की बात करते हैं और 20 फरवरी को ये घोषणा करते हैं। और इसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है। मतलब वो जो घोषणा करते हैं जून 1948 उससे पहले ही भारत को आज़ाद कर दिया जाता है 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद देख ले दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 1527 में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन की स्थापना किसने की थी। मतलब ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देख लें, सावित्रीबाई फूले। दूसरा यहाँ पे मार्गरेट कजिन्स। तीसरा यहाँ पे कमला नेहरू। और चौथा यहाँ पे कैथरीन मेयो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मार्गरेट कजिन्स ने 1927 के अंदर इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों इसका अगर जान सको तो इसका जो अध्यक्षता की थी इस सम्मेलन की वो आपको बताना है, और इसकी सचिव कौन थी ये आपको बताना है दोस्तों कमेंट्स करके। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके बताएं जो भी हमने पूछा है। और जो भी अगर गलत कुछ बोला है या गलत कुछ क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक है या कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री। और जो काफ़ी ज़्यादा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। इतिहास का किला नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इन सभी वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। कई सारे बुक पीडीएफ मिल जाएंगे। इतिहास से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पोल्स, क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपको कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।